Hello all students. So now today we are continuing our last chapter. The is matter around us pure. Hopefully you have understood the last topic. So okay. Now revising the last topics, we will go further today. First of all, we have seen what is matter, right? What is matter? Anything occupying space and having weight. That is matter. Then matter is classified into two parts. First one प्योर एंड अदर वन इज़ मिक्सचर्स. प्योर में हमने देखा था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर देयर. एलिमेंट्स वो होते हैं जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं और कंपाउंड्स वो होते हैं जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं. जैसे एलिमेंट्स क्या हुआ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑल दिस आर द एलिमेंट्स. एल्यूमिनियम विच यू हैव आंसर्ड रॉन्ग इन द क्विज. एल्यूमिनियम एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है. और कंपाउंड क्या हुए, CO2, H2O, जो फिक्स्ड कंपोजिशन में अगर एटम्स कंबाइंड होंगे तो वो कंपाउंड्स बनाएंगे. देन मिक्सचर्स वी हैव सीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं और होमोजीनियस. हेट्रोजीनियस वो जो थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसे नहीं रहते, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा. सॉल्वेंट सॉल्यूशन ये सॉल्यूट वगैरह का जो एक बैलेंस होता है वो एक जैसा नहीं होता है, जैसे हमने सैंड इन वाटर देखा था. जबकि होमोजीनियस सॉल्यूशंस वो होते हैं जो थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होते हैं. ओके. देन अदर क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज़ एक्वस एंड नॉन एक्वस. मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन वाटर में बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस. और जो अदर देन वाटर बनाते हैं, जैसे अल्कोहल में बनाया या बेंजीन में बनाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस. मतलब जिन सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट वाटर होगा वो एक्वस सॉल्यूशन, और जिसमें वाटर के अलावा कुछ और होगा वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन. नाउ टुडे वी विल सी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. होपफुली आई थिंक मैनी ऑफ यू आर नोइंग अबाउट इट कि सैचुरेटेड किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं. पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर लिया, होमोजीनियस सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे अब हम बिल्कुल यहाँ से. तो आपने एक बीकर लिया, बीकर में पानी है, ठीक है. नाउ यू हैव एडेड 1 स्पून ऑफ शुगर. आपने 1 स्पून ऑफ शुगर इसमें डाली और वो शुगर आपने स्टिर की तो वो मिक्स हो गई. ओके. अब आपने इसमें वापस से 1 मोर स्पून ऑफ शुगर डाली, ठीक है. वो भी आपने स्टिर की तो वो डिज़ोल्व हो गई. देन अगेन 1 मोर स्पून. अब ये 1 मोर स्पून जब आपने मिक्स की तब ये पानी के साथ शुगर डिज़ोल्व नहीं हुई. इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसको हीट करना पड़ेगा. यू हैव टू हीट इट. और जब उसको गर्म करोगे देन दैट शुगर विल गेट डिज़ोल्व. ओके. लाइकवाइज क्या होता जाएगा, आप एक एक स्पून शुगर उसमें मिलाते जाओगे, उसको हीट करते जाओगे और वो क्या होती जाएगी, डिज़ोल्व होती जाएगी. देन वन टाइम विल कम व्हेन नो शुगर विल डिज़ोल्व, नो डिज़ोल्यूशन ऑफ शुगर. दिस इज़ द केस जब आपके सॉल्वेंट में सॉल्यूट की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है कि अब और ज़्यादा सॉल्यूट वो क्या नहीं कर सकता है, होल्ड नहीं कर सकता है. ओके. इन दिस केस क्या हो रहा है, अब आपका सॉल्वेंट और ज़्यादा सॉल्यूट अपने आप में डिज़ोल्व नहीं कर सकता है. सो यहाँ पर आप 3 चीज़ देखो. जब आपने 1 स्पून मिलाई थी, जब आपने 2 स्पून मिलाई थी, तब उसकी कैपेसिटी और ज़्यादा क्या थी, शुगर को होल्ड करने की थी. इसलिए यहाँ पर एक जो बना ये अनसैचुरेटेड बना. दूसरा, जब आपने उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट किया और शुगर उसमें डिज़ोल्व हो गई, इतनी डिज़ोल्व हो गई कि अब उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी, तब वो क्या बना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना. और थर्ड आप देखो कि जब आपने सैचुरेशन के बाद भी उसमें शुगर आपने डालनी शुरू की और अब वो डिज़ोल्व नहीं हो रही है हीट करने पर भी, तब वो क्या होगा, थर्ड वाला आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. सी, a solution in which no more solute can be dissolved at given temperature is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें शुगर की क्वांटिटी या जो आपका सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी इनफ है, सॉल्वेंट जितना डिज़ोल्व कर सकता है उतना है एट गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. हो सकता है आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे 20 डिग्री की बात करें हम, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इतना ही सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है तो वो क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ. फिर द अमाउंट इन विच सॉल्यूट इज़ लेस देन सैचुरेशन लेवल, उसको क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड. सैचुरेशन लेवल से कम हुआ अगर सॉल्यूट तो अनसैचुरेटेड, और सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा हुआ तो सुपर सैचुरेटेड. ओके. सी, सैचुरेटेड में क्या हुआ, सॉल्वेंट इज़ इक्वल टू सॉल्यूट.
जितना बैलेंस होना चाहिए उतना ही है। अनसेचुरेटेड में क्या होगा, सॉल्वेंट का जो आपका क्वांटिटी होगा वो कहीं ना कहीं सॉल्यूट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और सुपर सेचुरेटेड में क्या होगा, सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैलेंस रहा। यहाँ पर सॉल्वेंट अभी भी क्या कर सकता है, और ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, और सुपर सेचुरेटेड में अब वो इससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकता है। उसकी ऑलरेडी कैपेसिटी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। उससे ज़्यादा सॉल्यूट आपने उसमें मिला दिया है, वो नीचे जाकर बेस में बैठ जाएगा सॉल्यूट। ओके, देन व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इसे ही बोलते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया है एट गिवन टेम्परेचर। एट गिवन टेम्परेचर बोल रहे हैं मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ों की सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे जनरली आप ये देखोगे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर अभी आपने शुगर को एक कम फ्लेम के ऊपर डिज़ोल्व करना शुरू किया, ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद क्या होगी, वो शुगर डिज़ोल्व होनी बंद हो जाएगी। लेकिन जब आप फ्लेम बढ़ाओगे तब वो फिर वापस क्या होगी, डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो एट डिफरेंट टेम्परेचर्स द सॉल्युबिलिटी चेंजेस। नाउ सी हियर NaCl का एग्जाम्पल लिया है सॉल्ट का। NaCl 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaCl 36 ग्राम, ओके, पूरी तरीके से क्या हो जाता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई सॉल्ट की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36 ग्राम्स। 36 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। कितने पर, 20 डिग्री पर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वो हो जाएगा। वैसे ही कॉपर सल्फेट आप देखो, 21 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड। ओके, इससे ज़्यादा 21 ग्राम तो हो सकता है, इससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। तो ये कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी हुई 21 ग्राम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसमें से इजीली बता सकते हो कि NaCl और CuSO4 में से ज़्यादा सॉल्युबल कौन है वाटर के अंदर, विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। आप देख सकते हो कि ये सॉल्ट, क्योंकि ये 36 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है जबकि कॉपर सल्फेट सिर्फ 21 ग्राम ही डिज़ोल्व हो पा रहा है एट सेम टेम्परेचर्स। ओके, नाउ सस्पेंशंस। अभी तक हमने सॉल्यूशंस की बात की, ट्रू सॉल्यूशन, हमने उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि आप नेकेड आइज से या माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते उसके पार्टिकल्स। फिर उसके बाद फ़िल्टर नहीं कर सकते आप उसको किसी भी तरीके से, उसमें से अगर लाइट बीम पास होती है तो स्कैटर नहीं होती है। अब सस्पेंशन कुछ अलग टाइप के सॉल्यूशंस हुए। पहली बात तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशंस में, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। आपका ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स की साइज़ थी उससे इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, और ये क्या होते हैं, थ्रू आउट सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड मतलब आप लोग एग्जाम्पल याद करो सैंड वाला, ये आपके सामने आप देख रहे हो मड रखा हुआ है, मडी वाटर रखा हुआ है। तो मडी वाटर देखो आप क्या हो रहा है, आपने थोड़ा मिट्टी लिया और उसको पानी में घोल दिया तो वो गोल गोल घूमती रहेगी, सस्पेंड होते रहेंगे क्ले पार्टिकल्स, और कुछ टाइम बाद वो जाकर क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और दोनों फेजेस आपको अलग अलग दिखेंगे, है ना। पानी आपको बिल्कुल अलग दिख रहा है और आपको सॉइल के पार्टिकल्स बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। मतलब कि फेजेस चेंज हो गए। आपको पहले भी बताया था कि सॉलिड फेज़ आपको एकदम अलग दिख रहा है इसमें, और लिक्विड फेज़ आपको एकदम अलग दिख रहा है इसमें। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। ओके, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स की साइज 10⁻⁷ मीटर से -7 मीटर से बड़ी होती है या 100 नैनोमीटर से बड़ी होती है। नेकेड आइज से आप देख सकते हो इजीली, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो इसके पार्टिकल्स को। बीम ऑफ लाइट जब पास होगी, जब स्ट्रेट लाइट इसमें से पास होगी तो आपको दिखेगी, क्योंकि बीच में क्या आएंगे, सस्पेंशन के पार्टिकल्स आएंगे, तो लाइट उससे टकराएगी तो तब आपको वो विजिबल होगी, ठीक है। थोड़ी देर तक अगर आप सस्पेंशन को रख देते हो बिना हिलाए तो वो पूरा नीचे जाकर सेटल हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको शेक करोगे वापस वो वाटर में आकर मिक्स हो जाएगा। ऐसा कुछ भी ट्रू सॉल्यूशन के साथ नहीं होता है, और इजीली आपको उसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से फ़िल्टर कर सकते हो। दूसरे टाइप के सॉल्यूशंस हुए कॉलोइडल सॉल्यूशन। अब कॉलोइडल सॉल्यूशन आपके ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के हुए। इसमें ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की क्वालिटीज़ होती है। कैसे? क्योंकि साइज़ ऑफ पार्टिकल बीच का होता है। ट्रू सॉल्यूशन में आप देखो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ पार्टिकल्स किस में होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में।
फिर उससे थोड़े से बड़े कहाँ होंगे, कॉलॉइड्स में, और सबसे ज़्यादा बड़े कहाँ होंगे, सस्पेंशन में। ये ट्रू सॉल्यूशन में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, फिर उसके बाद कॉलॉइड्स, और उसके बाद फिर सस्पेंशंस। ओके, अब क्या होता है कॉलॉइड्स में, एक्चुअली ये भी होता हेट्रोजीनियस ही है। जैसे आप जेलीज देखोगे और बटर देखोगे, होता हेट्रोजीनियस है पर दिखता होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की साइज़ ऐसी होती है, हमें लगता है पूरा डिज़ोल्व्ड है वो, बट वैसा होता नहीं है। दो फेजेस होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा यार, जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को बोला है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। वैसे ही कॉलॉइड्स में जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। और डिस्पर्स्ड फेज़ मतलब जैसे वहाँ हम सॉल्यूट घोलते हैं, वैसे यहाँ जो हमने डिस्पर्शन फेज़ में मिक्स किया है कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम डिस्पर्स्ड फेज़ बोलेंगे। Dispersed phase, it is a component which is present in a small portion consist of particles of colloidal dimension। छोटा जो कम पोर्शन में डिपेंड होगा, मतलब अगर 80% आपका डिस्पर्जन मीडियम है तो उसमें 20% क्या होगा, आपका डिस्पर्स्ड फेज घुला हुआ होगा। और डिस्पर्जन मीडियम, इट इज़ कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस एंड एक्ट एज मीडियम इन विच कॉलॉइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। ओके, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं कॉलॉइडल सिस्टम के। मिल्क में क्या होता है, पानी के अंदर प्रोटीन्स वगैरह घुले हुए होते हैं और कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। अगर आप देखोगे मिल्क भी थोड़ी देर के लिए आप हीट करके, बॉईल करके जब हम रखते हैं, देन ऑल द फैट्स कम ऑन द सरफेस। सारा फैट्स क्या होता है, ऊपर आ जाता है ना। फिर स्मोक जो हुआ, फोग हुआ, वो कॉलॉइड का एग्जाम्पल है। आपका ब्लड जो है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और प्लाज्मा में बहुत सारे सेल्स डिस्पर्स्ड है, तो इसलिए वो भी किसका है, कॉलॉइड का सॉल्यूशन एग्जाम्पल है। पेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये सारे कॉलॉइडल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये आपके सामने टाइप्स ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशंस दे रखे, अलग अलग एग्जाम्पल के। अगर गैस में लिक्विड मिलाया तो क्या बनेगा, गैस में सॉलिड मिलाया तो क्या बनेगा, लिक्विड में गैस मिलाओगे तो क्या बनेगा, लिक्विड मिलाओगे तो क्या बनेगा। सो डिस्पर्जन फेस वाले आपको जो दिख रहे हैं, इस साइड के आपको जो एग्जांपल्स दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, दिस आर द डिस्पर्जन फेस। ये ज़्यादा क्वांटिटी में है और उसमें अपने कम क्वांटिटी में जब ये मिलाया तो इस टाइप का कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना, और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उन कॉलॉइडल सॉल्यूशन के। जैसे सॉलिड में अगर आप लिक्विड मिलाओगे तो जेल बनेगा। अब जेल के एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, जेली, चीज़, बटर, कर्ड, ऑल दिस थिंग्स। अंडरस्टूड? नाउ हियर यू कैन सी द कंपैरिजन। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स देखो, साइज़ 1 नैनोमीटर से कम, ठीक है। फिर कॉलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज़ देखो, और सस्पेंशन के। मेन जो डिफरेंस होता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में, वो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ का क्या दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है कि कैसे तीनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, ट्रू सॉल्यूशंस की, कॉलॉइडल्स की और सस्पेंशंस की। नाउ टू थिंग्स, द क्वालिटीज़ द सस्पेंशंस आर शोइंग, वन इज़ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब लाइट पास होगी कॉलॉइडल सॉल्यूशन से तो वो स्कैटर होगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के, वो लाइट को स्कैटर करेंगे। इसकी वजह से लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होगा, दिखेगा हमें। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, लाइट कैन बी विजिबल। नीचे ये वाला जो आपके पास एक एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, सी दिस, यहाँ ये जो फर्स्ट है इसमें लाइट नहीं दिख रही है पास होते हुए, ये ट्रू सॉल्यूशन है। ये जो दो है ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन है, जिसमें से रेड लाइट आपको इजीली पास होते हुए दिख रही है, ठीक है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। एंड देन लास्ट वन इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो साइंटिस्ट थे एक ब्राउनियन, उन्होंने जब कॉलॉइडल सॉल्यूशंस को माइक्रोस्कोप में देखा था तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो जिगजैग मूवमेंट करते हुए दिखे, मतलब वो इधर उधर मूव करते हुए दिखे, ठीक है, कॉलॉइडल सॉल्यूशंस के। तो उन्होंने क्या नाम दिया उसको, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये दिस Tyndall effect and Brownian movement are the properties of colloidal solutions. Okay, hopefully you have understood this. Now any queries or doubts you are having, you can ask. Okay, thank you.